Hello students, welcome to this session. Right? So ये है बार्क का 6th सेशन. राइट, ऑलरेडी 5 सेशंस हो चुके हैं. राइट, सो दिस इज सेशन नंबर 6 ऑफ बार्क रिटन एग्जाम प्रिपरेशन. चलो स्टार्ट करते हैं जरा. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे. सभी लोग रेडी हो जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज भी. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डील करेंगे. देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए इसका आंसर कीजिए. इसका आंसर करो. इसका आंसर करो. इंपॉर्टेंट है, बता. ऐसे सवाल बार्क में पूछ लिए जाते हैं. गेट में तो कभी नहीं पूछेगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सवाल ना बार्क में रख सकता है क्योंकि बार्क में उसको मिक्सचर बनाना है क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल प्लस ये छोटे छोटे सवाल. तो फटाफट मेरे को आप आंसर करेंगे. टूथपेस्ट इज अ नॉन न्यूटोनियन विच टाइप ऑफ फ्लूइड. सो नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी है सारी. जो सारी हैं, ये जितने भी यहाँ पे मेंशन्ड है सारी नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी है. स्यूडो प्लास्टिक हुआ, डिलेटेंट, बिंगम प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक, सारे नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी में आते हैं. अब आपको बताना है कि टूथपेस्ट क्या है. ठीक, तो देखो लॉजिकली सोचे, आप टूथपेस्ट घर में यूज करते हो. ठीक, क्या करना पड़ता है टूथपेस्ट को मूव कराने के लिए. लॉजिकली सोच के देखो, अगर आपको टूथपेस्ट को मूव कराना है, ठीक, टूथपेस्ट एक फ्लूइड है, उसको आपको मूव कराना है तो क्या करना पड़ता है, एक एडिशनल आपको स्ट्रेस देना पड़ता है उसको. ठीक, ट्यूब में रहता है, उसको आपको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है, एक एडिशनल स्ट्रेस देनी पड़ती. राइट, सो वो कौन सी कैटेगरी है फ्लूइड की जिसमें आपको इनिशियली एक स्ट्रेस देना पड़ता है. दैट इज नथिंग बट योर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स. राइट, सो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, so this is the equation of Bingham plastic, and in Bingham plastic what you do is you apply a initial stress. टूथपेस्ट इसका एग्जाम्पल है, मेयोनीज इसका एग्जाम्पल है. राइट, मड इसका एक एग्जाम्पल है. सो ऐसी चीज जिसमें आपको इनिशियली एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, वो सारी कैटेगरी किसके अंडर आएगी, वो सारे फ्लूइड किसके अंडर आएंगे, बिंगम प्लास्टिक. राइट, सो लॉजिकल है, काफी लॉजिकल है ये चीज, है ना. हाँ, सभी का सही है, सी सही है सभी का. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो एक बार जो आपकी फ्लूइड की स्टैंडर्ड बुक है उसमें जाके देख लेना कि सूडो प्लास्टिक का क्या एग्जांपल है. आई थिंक ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो प्लास्टिक फ्लूइड. डिलिटेंट के क्या एग्जांपल्स, रियोपैक्टिक फ्लूइड के क्या है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के क्या है, एक बार थोड़ी सी नजर मार लेना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, कोल टार जैसे हुआ, सही है. तो ना थोड़ा सा प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा. लेवल को बढ़ाना पड़ेगा मतलब थोड़ी रटने वाली चीज भी लगेंगी आपकी प्रिपरेशन में. जैसे विच फ्लूइड इज सूडो प्लास्टिक, व्हाट इज डिलिटेंट फ्लूइड. 2-3 एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जरा देख के रखना. ठीक है नितेश.
आंसर कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का। सूची कह रही है ए, बाकी लोग? सुमित कह रहा है सी, बाकी और लोग? देखिए, फॉर लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ एल, कोरिलेशन आपको ध्यान आना चाहिए, तुरंत आपको कोरिलेशन ध्यान आना चाहिए। किसका? जो रिलेट करेगा आपके मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को। अब कोरिलेशन क्या है? शेरवुड नंबर इज इक्वल्स टू के एल बाय डी ए बी डिफ्यूजिविटी इज इक्वल्स टू 0.332 REX to the power 1/2 and Schmidt number to the power 1/3. This is the correlation for, ध्यान रखिए मिस्टेक आप लोग ये कर गए 4/3 लगाने में कि आपने हीट ट्रांसफर की बात कर डाली। ठीक, हीट ट्रांसफर में लेमिनार फ्लो ओवर अ फिल्म, उस केस में 4/3 आता है। ठीक, लेमिनार फ्लो ओवर अ वर्टिकल फिल्म, उस केस में आपका 4/3 आएगा। वेयर एज लेमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ एल, आपको ये कोरिलेशन यूज करना पड़ेगा विच इज सिमिलर टू कोरिलेशन इन मास ट्रांसफर। दिस कोरिलेशन इन हीट ट्रांसफर। ध्यान रखिए ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। अगर x डिस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस की बात की है, तो इससे हमारा क्या निकलता है? लोकल हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। दिस इज लोकल। ठीक, एट एनी पर्टिकुलर x क्या है? 0 से l तक लेंथ की प्लेट है। x कोई भी डिस्टेंस तक आपको, कोई भी डिस्टेंस पे आपको मास ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, दैट इज नोन एज लोकल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है एवरेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो एवरेज के लिए, एवरेज निकालने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया है, कभी भूल जाओ तो ध्यान कर लेना। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? 0 से l hx dx अपॉन l, दिस इज एवरेज। सो एवरेज कोरिलेशन क्या निकल के आती है मेरे पास? शेरवुड नंबर इज इक्वल्स टू 0.664 REL to the power 1/2 Schmidt number to the power 1/3, and this will give you the value of average mass transfer coefficient. Clear? Here it was 0.332, here it is 0.664, डबल हो गया। ठीक, शेरवुड नंबर डबल हो गया, बेसिकली आपका के डबल हो गया, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। सो ध्यान रखिए ये सब चीजें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपसे बोलेगा कि एक वर्टिकल लेमिनार फ्लो ओवर अ वर्टिकल फिल्म, उस केस में आपका एवरेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 4/3 आएगा। ठीक, एवरेज इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स द लोकल। ठीक, ये सब चीजें ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। So which of the following curve represents a minimum boiling azeotrope? कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? कर्व नंबर 1, 2, 3 और 4।
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सही है, सभी का सही है, बी इज करेक्ट। मैक्सिमम का भी बनाओ, साथ ही साथ मैक्सिमम बॉइलिंग का भी बनाओ। मैक्सिमम बॉइलिंग का भी कर्व बना लीजिए साइड बाय साइड। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि एक कॉपी बनाते चलो बार्क की, दोनों के ग्राफ बना देते हैं, आपको ध्यान ही रहेंगे, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इस पॉइंट। एक रहेगा मिनिमम बॉइलिंग के लिए, मिनिमम बॉइलिंग मतलब कौन सा डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, विच डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वो लिखिए। एक है मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब विच डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वो लिखिए। सो मिनिमम बॉइलिंग के लिए ये कर्व रहता है, मैक्सिमम के लिए दिस कर्व, एंड द कर्व इज बिटवीन y एंड x, ये भी लिखिए, ये मार्क करना मत भूला करो, कर्व बनाया करो तो एक्सिस वगैरह प्रॉपरली मार्क किया करो, राइट। चलो और चीजें मार्क करो। इस पॉइंट पे रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होगी, दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट पे रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होगी, इस रीजन में रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होगी, और ये पर्टिकुलर रीजन में रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होगी, मार्क कीजिए। सिमिलरली इस ग्राफ में फटाफट मार्क करो, रिलेटिव वोलेटिलिटी मार्क करिए कैसी होगी। रिलेटिव वोलेटिलिटी मार्क कीजिए इसमें ग्राफ में। रिलेटिव वोलेटिलिटी मार्क कर दी। ये पॉइंट क्या है, एजियोट्रॉपिक पॉइंट, एजियोट्रॉपिक पॉइंट पर रिलेटिव वोलेटिलिटी 1। सिमिलरली दिस इज एजियोट्रॉपिक पॉइंट, रिलेटिव वोलेटिलिटी 1। ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर है तो रिलेटिव वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 1, हियर रिलेटिव वोलेटिलिटी लेस देन 1। सिमिलरली यहां ग्राफ y लेस देन x है और यहां y ग्रेटर देन x है। So this is the variation of relative volatility in case of azeotrope formation. तो एजियोट्रॉप को नॉर्मल डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट नहीं कर सकते, एजियोट्रॉप्स के लिए आपको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन लगता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल नहीं। क्लियर, सबने मार्क कर लिया ये, चलिए क्लियर है। किसी इसमें कुछ भी डाउट है, किसी को किसी भी पार्ट में कुछ डाउट रहता है इसमें? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कीजिए।
कितना आ रहा है? कितना रिफ्लेक्स रेशो आ रहा है? वन। कैसे करोगे? कर लो अभी, और अटेम्प्ट ले लो एक बार, जितने लोग और जिनका नहीं आया है। वन आ रहा है सभी का? चलो देखो कैसे। A continuous rectification column is used to separate a binary mixture of A and B. Distillate product D is given to you as 100 kg kilomoles per hour ना, kg moles, containing 98 मोल परसेंट है। XD की वैल्यू दी हुई है 0.98। The value of XD is given to be 0.98. The mole fraction of A in the liquid in the vapor respectively from two adjacent ideal plates, दो adjacent ideal plates हैं, right? उनमें आपको मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कोई भी प्लेट कह लो इनको, 3 और 4 कह लो कि यार सपोज करो ये 3 और 4 से, सो y4 की वैल्यू दी हुई है, y3 की वैल्यू, कोई भी प्लेट ले सकते हो आप, राइट? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1 इज द आंसर। पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ रिफ्लक्स रेशियो इज, क्या इक्वेशन है रेक्टिफाइंग सेक्शन की? y इज इक्वल्स टू yn+1 इज इक्वल्स टू r अपॉन r+1 xn प्लस xd अपॉन r+1। दिस इज द इक्वेशन। अब y और x क्या होते हैं इसमें? कोई भी आप ले सकते हो, आप y3 x2 को ले सकते हो या y4 x3 से कर सकते हो। रिमेंबर दिस इज वेपर कमिंग टू अ प्लेट एंड लिक्विड लीविंग द प्लेट। दिस इक्वेशन इज बिटवीन अ वेपर कमिंग टू द प्लेट एंड लिक्विड लीविंग द प्लेट। चाहे आप n इज इक्वल्स टू 4 पे लगाओ, चाहे आप n इज इक्वल्स टू 3 पे लगाओ, एक ही बात है। सो n इज इक्वल्स टू 3 पे लगाते हैं, क्या निकल के आएगा मेरे पास? y4 इज इक्वल्स टू r अपॉन r+1 x3 प्लस xd इज 0.98 अपॉन r+1। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज डन है। y4 की वैल्यू 0.76, x3 की वैल्यू 0.56, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 0.76 इज इक्वल्स टू r अपॉन r+1, x3 is 0.56 plus 0.98 upon r+1. Only variable is r, so basically r will approximately equal to 1. क्लियर? इजी सवाल था भाई, ये बनना चाहिए। फालतू डाटा देख के डरना नहीं है अपन को, ये डर लग गया सर इतना बड़ा सवाल है, कुछ भी तो नहीं था इसमें, सब कुछ बेसिक्स था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5।
आराम से कैलकुलेट करो जरा, सी आ रहा है। बाकी लोग 10 mm डायमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक 10 mm डायमीटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक। उस पे एक इंसुलेशन चढ़ाया गया है, 2 mm का इंसुलेशन चढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, गुड, सभी का सही है। रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपके पास 5 mm, रेडियस इज 5 mm, और जो थिकनेस चढ़ाई गई है उसकी, दिस इज 2 mm, दिस थिकनेस इज 2 mm। सो टोटल कितना है ये? दिस इज 7 mm। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ या रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना आएगा? क्या लिखोगे आप? K बाय H, K इंसुलेशन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। दिस इज इक्वल्स टू Ki इज 0.08 divided by 10, which is equals to 8 mm, right? This is 8 mm and basically insulation का कितना है? 7 mm है अभी, insulation is of 7 mm radius। तो अभी क्या होगा इस केस में? डायग्राम याद कीजिए, फ्लक्स वर्सेस आरसी डायग्राम याद कीजिए, फ्लक्स वर्सेस आरसी। जब तक क्रिटिकल इंसुलेशन नहीं पहुंच जाता, जब तक क्रिटिकल थिकनेस नहीं पहुंच जाती, तब तक हीट लॉस क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि अभी आपका जो क्रिटिकल आरसीआर है वो 8 mm है, लेकिन आपकी थिकनेस टोटल आके आ रही है कितनी? 7 mm। यू आर स्टिल एट 7 mm। तो अगर आप और इंसुलेशन बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या होगा? हीट लॉस इंक्रीज होकर एक मैक्सिमा अटेंड करेगा और फिर डिक्रीज होना चालू होगा। आप अभी इस पॉइंट पे खड़े हैं, आप अभी इस पॉइंट पे 7 mm, तो आपका पहले हीट लॉस इंक्रीज होगा फिर जाके डिक्रीज करना चालू करेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी हीट लॉस, इंक्रीज हीट लॉस टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज हीट लॉस। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कंसेप्ट सबको पता है। स्फीयर के केस में क्रिटिकल कितनी होती है? 2Ki/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बस ऐसे नए नए क्वेश्चन करके, न्यूमेरिकल्स करके आराम से आपका रिवीजन हो जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जा रहा है। क्या है, सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले करते रहते हैं ना, अपन बोर हो जाते हैं एक पॉइंट पे कि सर आप तो सिर्फ फॉर्मूलेज ही करा रहे हैं, सिर्फ PYQs ही करा रहे हैं, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। मज़ा है इसमें, नया क्वेश्चन पकड़ो, ठीक, और अपना जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है वो लगाने का ट्राई करो, दैट्स इट। चलिए कीजिए जरा। और एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। दिक्कत यह है कि उनको लगाना कैसे है।
आराम से करो कैलकुलेशन। बार्क में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसके बाद दोबारा आपको उस क्वेश्चन पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। दोबारा आपको क्वेश्चन पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहा हूं। इसलिए जो भी कैलकुलेशन करो संभल के करना, एक बार में ही करेक्ट करने की कोशिश करना। रिवीजन का टाइम नहीं रहता पार्क में। आप ये सोचो कि भाई मैं फटाफट कर लेता हूँ, 1 घंटे में 100 तक पहुँच जाऊँगा और फिर रिवीजन भी कर लूँगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। आप हार्डली जो एक बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा होगा, जिसको बिल्कुल तुरंत फॉर्मूले ध्यान आ रहे होंगे, वो भी 75 to 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता है, ठीक। चलो सब आंसर आना चालू हो गए हैं, चलो डायग्राम बनाते हैं। कोल्ड वाटर फ्लोइंग एट 0.1 kg इज हीटेड फ्रॉम 20 to 70। अब एक काउंटर करंट अरेंजमेंट है। काउंटर करंट अरेंजमेंट है, ठीक। So cold water is flowing at a rate of is heated from, so Tc in is 20 degree C and Tc out is 70 degree C. Hot water in entering at 90 degree C and this hot water out we don't know. Clear? इसके लिए क्या है, आप बैलेंस लगाएंगे mCp डेल्टा टी हॉट वाटर कोल्ड वाटर के लिए, mCp डेल्टा C इज इक्वल्स टू m डॉट h, Cp इज कांस्टेंट डेल्टा h। Cp उसने कांस्टेंट बोल दिया है, दोनों फ्लूइड वाटर हैं तो Cp विल गेट कैंसिल्ड। m डॉट दोनों के वो भी बराबर है, m डॉट भी बराबर है, ये भी कैंसिल। सो डेल्टा C कितना आएगा, ये 70 माइनस 20 कितना आ रहा है, ये 50, तो THO कितना आएगा 40 डिग्री सी। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ THO, दिस इज 40 डिग्री सी, राइट। अब क्या निकालते हैं, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस विच इज नोन एज θ1। θ1 कितना आ रहा है 20 डिग्री सी, θ1 इज 20 डिग्री सी, θ2 इज 20 डिग्री सी अगेन। सो जब θ1 और θ2 बराबर होते हैं तो LMTD किसके बराबर होता है, दोनों के एवरेज के बराबर, और दोनों का एवरेज लोगे तो 20 डिग्री सी आएगा। सो डेल्टा टी LMTD इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2 बाई 2 और बेसिकली 20 डिग्री, ठीक। दिस इज 20 डिग्री सी। पूछा क्या था, इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द हीट एक्सचेंजर इज 2000, द रिक्वायर्ड हीट एक्सचेंज एरिया इज, ठीक है भाई। अब हीट एक्सचेंज एरिया पूछा है तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोई भी एक ले लो, MHCP डेल्टा H इज इक्वल्स टू UA डेल्टा T LMTD। ये सॉल्व करना है सभी लोगों को, ठीक है ना। हाँ सही है नितेश। m डॉट एच कितना है 0.1, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखेंगे, 4200 इंटू डेल्टा टी एच इज 50, दिस इज इक्वल्स टू 2000 इंटू एरिया ए इंटू LMTD इज 20। कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, है ना, ठीक। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, सही आ रहा है।
0.525 यूनिट, राइट। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये डेल्टा एलएमटीडी यहाँ तो डिग्री सेंटीग्रेड में आया है, तो यहाँ आपने केल्विन्स में पुट क्यों नहीं किया। ये डाउट तो नहीं है किसी को, ये श्योर हो कि 20 ही पुट करना है। बताइए, यहाँ पे आप श्योर हैं कि ये 20 ही आएगा, बिकॉज दिस एलएमटीडी इज 20 डिग्री सी। अब ये डाउट ना एग्जाम्स में आ जाते हैं कि भाई यार ये केल्विन में क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज डेल्टा, डिफरेंस ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, एक ही होता है, ठीक है ना। सो ऐसी गलतियां एग्जाम में, ऐसे डाउट्स एग्जाम में आने लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ डेल्टा दिख रहा है मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहां भी डेल्टा दिख रहा है मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज सेम इन केल्विन्स एंड इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे जरा, है ना। एग्जाम में ना ये सब डाउट उत्पन्न होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसा सवाल आएगा बार्क में, सिमिलर टाइप का सवाल आएगा हीट एक्सचेंजर पे, डेफिनेटली आएगा। चलो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन आए बार्क में तो इसको अवॉइड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, फॉर्मूला वगैरह, लेकिन बार्क में आए तो तुरंत छोड़ देना। सर एक डाउट था वो कि रिफ्लक्स रेशो 2 होगा ना, x3 की वैल्यू 0.65 होगी इंस्टेड ऑफ 0.56। ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा, है ना, चेक कर लूंगा मैं एक बार, ठीक है ना। आर्यन एक बार ये क्वेश्चन हो जाने तो फिर चेक कर लेता हूँ। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड अवॉइड इन बार्क। प्रैक्टिस कर लो पर अवॉइड करना, बार्क में मत अटेम्प्ट करना, एग्जाम टाइम में मत अटेम्प्ट करना इसको, यहां पे प्रैक्टिस कर लो। तो मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए जो लीव करना है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला सवाल है। यहां पे प्रैक्टिस कर लो बस, ऐसे सवाल तुरंत छोड़ देना भाई, क्योंकि ये आपको ना कैलकुलेशन में उलझा लेंगे। ठीक, भले ही आपको आता हो लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, फंस जाओगे। यहां पे फॉर्मूला वगैरह लगा लो, थोड़े से कैलकुलेशन स्ट्रांग बना लो। कैसे करोगे, देखो पूछा क्या है, कौन सी एनालॉजी है, चिल्टन कोलबर एनालॉजी। क्या कहती है, स्टैंटन नंबर फॉर हीट ट्रांसफर इनटू प्रांडल नंबर टू द पावर 2/3। ये एनालॉजी है।
आदित्य कह रहे 33.33, देखते हैं ये एनालॉजी है। CF क्या होता है? स्किन फ्रिक्शन होता क्या है वो? दिस इज स्किन फ्रिक्शन। हाँ फ्लूइड के क्वेश्चन, यार ये फ्लूइड का, अच्छा ये फ्लूइड का नहीं है, ठीक है फ्लूइड के क्वेश्चंस भी ले लेंगे, है ना। लिए तो थे यार, जो सेशंस हुए हैं उसमें NPSH का क्वेश्चन लिया था, फिर पम्प्स पे भी एक क्वेश्चन लिया था, है ना। लिए तो थे सवाल, और ले लेंगे चलो, है ना, फ्लूइड पे और ले लेंगे। टाउ अपॉन हाफ रो वी इनफाइनाइट स्क्वायर, और टाउ कहाँ से निकलेगा? फोर्स अपॉन एरिया, FD अपॉन एरिया, ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया। ड्रैग फोर्स आपको दिया हुआ है, ठीक। एरिया क्या होगा? प्लेट की विड्थ दी है और लेंथ दी है, सो दिस इज बेसिकली ड्रैग फोर्स इज 0.018 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज विड्थ इनटू लेंथ। यहां से आपका टाउ निकल जाएगा। आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, CF निकल जाएगा। टाउ एक बार यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, और एक बार ये निकल गया तो CF यहां सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। स्टैंटन नंबर को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, स्टैंटन नंबर को ब्रेक करके एक, स्टैंटन नंबर को क्या लिखोगे? स्टैंटन नंबर क्या होता है यार? NU अपॉन REPR, यही है। सो HL/K, रेनॉल्ड्स नंबर इज रो V infinity L/μ, प्रांडल नंबर इज μCp/K। इसको भी ब्रेक करके लिखना है, K कैंसिल, म्यू कैंसिल, L कैंसिल। So basically Stanton number will be H upon rho Cp V infinity, ठीक है ना। D आ रहा है क्या लोगों का? चलो फिर भाई तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, क्योंकि एक B भी आया है, एक D भी आया है। नहीं भाई अभी श्योर नहीं हूं मैं अभी, क्योंकि दो आंसर मेरे पास D हैं, दो आंसर B हैं, तो एक बार मेरे को जरा पक्की पुख्ता कैलकुलेशन करके बताओ जरा। पर ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करिएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन ना अवॉइड कर देना, बार्क में अटेंड मत करना ऐसे सवाल। तो स्टैंटन नंबर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, H दिया हुआ है, अच्छा H निकालना है, रो दिया है, Cp दिया है, और वेलोसिटी दी हुई है 5। टाउ की वैल्यू यहां से निकलेगी ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया। टाउ जैसे ही निकल जाएगा आपका स्किन फ्रिक्शन निकल जाएगा, स्किन फ्रिक्शन निकल गया तो दिस इज चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी, CF/2 इज इक्वल्स टू स्टैंटन नंबर इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर 2/3। प्रांडल नंबर की भी वैल्यू आपको दी हुई, ठीक। तो अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो ही करना, वरना अवॉइड कर देना इस सवाल, जाने देना। कितना आ रहा है आंसर फाइनली? कोई कैलकुलेशन सही बताएगा? फाइनली कोई एक आंसर बताओ यार। डी मान लूं सही? डी आंसर, डी आंसर करेक्ट मान लूं? एक बार फाइनल बताओ सभी लोग, बोलो। डी? मेरे को एक्चुअली आंसर नहीं पता यार, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन कर लेना। कोई एक बंदा कंफर्मेशन दे दे कि डी है सर करेक्ट, तो फिर फाइनल करते हैं। चलो सॉल्यूशन समझ आ गया कैसे करना है? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो छोड़ने लायक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी करेक्ट है ना? चलो डी फाइनल फिर।
ऐसे सवाल बहुत पूछता है बार्क में ना, थोड़े से जो लॉजिकल सवाल है वो बहुत पूछे जाते हैं। लॉजिकल, बहुत लॉजिकल, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ऐसी चीजें ना आप लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, सही है, गुड यार, गुड, सही है, सही, सभी का सही है। सी वाले सभी सही है, सी वाले सभी सही है। क्यों भाई? देखो जरा, अरे स्टीम इज ओनली कंडेंसिंग, और कंडेंसिंग स्टीम का कभी टेम्परेचर नहीं बदलता है, राइट? आप चाहे काउंटर करंट का केस ले लो, चाहे को करंट का केस ले लो, काउंटर ले लो चाहे को करंट ले लो, जब स्टीम कंडेंसिंग है, मान लो स्टीम इज एट 100 डिग्री सी, कंडेंसिंग स्टीम का टेम्परेचर वही रहता है। इस तरफ स्टीम है तो 100 डिग्री सी है तो है, अब कोई भी अरेंजमेंट हो, चाहे 30 डिग्री से 90 जा रहा हो, या काउंटर करंट में जा, उल्टा लिख दिया ना, राइट? तो अब चाहे आप θ1 निकालें, कितना आएगा? 70। यहां θ निकालोगे कितना आएगा? θ2 10। यहां θ1 कितना आएगा? 10, θ2 70। ऑलमोस्ट आइडेंटिकली तो है सब, जब डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों तरफ θ1 θ2, तो फिर LMTD बराबर ही आएगा दोनों केस, ठीक? सो LMTD फॉर काउंटर फ्लो विल बी सेम एज दैट ऑफ को फ्लो, ठीक है ना? स्टीम कंडेंसिंग मीन्स द टेम्परेचर ऑफ स्टीम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे सवाल ना इंटरव्यू में बहुत पूछता है, इंटरव्यू में बहुत पूछता है ऐसे। डायरेक्टली पूछेगा भाई एक तरफ स्टीम कंडेंस हो रही है, बताओ LMTD कहाँ ज़्यादा आएगा, फिर पूछता है डायग्राम बना के बताओ, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, तुरंत क्लिक करना चाहिए ये सब चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जरा। क्या आंसर है? आइडियल गैस लॉ इज वैलिड एट गैसेस एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर, डी। सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि डू आइडियल गैस एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड और नॉट। बताइए कि आइडियल गैस जो है, कैन एन आइडियल गैस एग्जिस्ट और नॉट? आइडियल गैस एक कंसेप्ट है कि वो एग्जिस्ट कर सकती है। इज आइडियल गैस अ कंसेप्ट और दिस गैस कैन एक्चुअली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड? बताओ जरा, प्रूफ दो उस चीज का कि आइडियल गैस एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। बताइए कि इज आइडियल गैस
अ कंसेप्ट और रियलिटी। कंसेप्ट और रियलिटी, ये क्वेश्चन है आपसे। सभी लोग कह रहे हैं नो, आइडियल गैस कैन नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, किसने बताया आपको ये? किसने बताया कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती? कहाँ पढ़ा आपने? ऐसा कहीं स्टेटमेंट देखा है कि आइडियल गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड? ऐसा कहीं स्टेटमेंट देखा है? कहीं प्रूफ देखा है? बताओ, ऐसा कहीं लिखा देखा है आपने? बताइए। या कहीं ऐसा लिखा हो कि नो गैसेस इन द वर्ल्ड इज आर आइडियल? ऐसा कहीं देखा है? आइडियल गैसेस आर रियलिटी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अरे सर, वो प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करके अंडर सर्टेन कंडीशन आइडियल गैसेस एग्जिस्ट। सही कह रहे हो, रियलिटी है आइडियल गैस। आइडियल गैसेस आर रियलिटी। कैसे? प्रूफ। हाँ, प्रूफ। ये डायग्राम देखा है कहीं? Z वर्सेस PR। Z क्या है? Z क्या है और PR क्या है? Z क्या चीज़ है और PR क्या चीज़ है? ऐसे सवाल पूछता है वो इंटरव्यू में, क्योंकि उसको पता है कि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। Z क्या है और PR क्या है? Z इज बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। PR क्या है? रिड्यूस प्रेशर। P अपॉन P क्रिटिकल, रिड्यूस प्रेशर। तो ये ग्राफ आपने देखा होगा, बहुत सारी गैसेस के लिए ये ग्राफ ऐसा होता है। बहुत सारी गैसेस के लिए ग्राफ ऐसा है। फॉर एग्जांपल CO2, O2। तो CO2 कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस। कहां पे भाई? Z इज इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियल बिहेवियर। तो इस पॉइंट पे व्हेन देयर इज सम टर्न रिड्यूस्ड प्रेशर एट दिस कंडीशन, CO2 बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, राइट? ठीक है ना? तो आइडियल गैसेस आर रियलिटी, यू हैव टू प्रोवाइड सर्टन कंडीशंस। क्लियर? सर्टन एक्सट्रीम कंडीशंस। दूसरी चीज, एक तरफ ऐसी है कि कई गैसेस जो कभी नहीं हो सकती, कई गैसेस ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक हीलियम। कई गैसेस ऐसी हैं कि जो कभी आइडियलिटी की तरफ नहीं जाएंगी, दैट इज योर हीलियम। अगर इन गैसेस को आइडियलिटी की तरफ ले जाना है तो प्रेशर बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, रिड्यूस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे फट से आंसर मत कर दिया करो, कंसेप्ट है तो बेकार लगोगे। ठीक है ना? लोगों के सामने, और 90% लोगों को नहीं पता ये चीज़। ठीक है ना? अब आपको पता है तो ध्यान रखिएगा। ये सवाल इंटरव्यूज़ के हैं। ठीक है ना? इंटरव्यू में ना बहुत बेवकूफ़ लगोगे अगर ये बोल दोगे सर वो तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, तो भगा देगा तुमको, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चलो अब ध्यान रखिएगा ये सब। तो उसको बोलना सर कर सकती हैं और ये डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए इंटरव्यू में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को अवॉइड करना। ठीक? इंटरव्यू में वो आपसे चॉइसेस पूछता है सब्जेक्ट की, तो थर्मोडायनेमिक्स को आप अवॉइड करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने बोल दिया तो समझ लो फिर
समझ लेना फिर क्या होना है। ये तो एक डेमो था। आपसे पूछेगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, इन्वर्जन टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए। आपसे पूछेगा ब्रेटन साइकिल, जो अपने कोर्स में ही नहीं है। ब्रेटन साइकिल बनाओ। थर्मोडायनेमिक्स अवॉइड करना है ना, क्योंकि कंसेप्ट वीक होता है अपना थर्मो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तुम अपने किसी भी दोस्त से पूछोगे, या सीनियर से पूछोगे, या जूनियर से, या कलीग से कि भाई आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन 10 में से 8 लोग गलत जवाब देंगे। हाँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ भाई। एक आंसर आया है बी, ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में यही दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता है कैसे अप्रोच करें सवाल को। बी, ठीक है। बाकी लोग देखो जरा, on a TS diagram, the slope of constant volume line for an ideal gas is more than that of constant pressure line। मतलब constant pressure line से कंपेयर करना है, या constant enthalpy line से कंपेयर करना है। ठीक है ना, कैसे करोगे? आपको DH की इक्वेशन पता होनी चाहिए। यार DH की इक्वेशन क्या होती है, लिखो। DH की इक्वेशन और DU की इक्वेशन क्या होती है वो लिखो। DU की इक्वेशन इज TdS minus PdV and this is equals to CV। DH की इक्वेशन क्या होती है? DH की इक्वेशन क्या होगी? U प्लस PV, तो TdS प्लस VdP and this is equals to CPdT। ये रिलेशन सभी को पता है। अभी बार की किसी सीरीज में ये निकालना बताया था जब मैक्सवेल रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। चलिए, क्या पूछा है? कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे निकाल लो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो क्या होगा इस केस में? वॉल्यूम कांस्टेंट वाला पार्ट इससे करो। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो स्लोप ऑन अ टीएस डायग्राम विल बी, सो दिस विल बी TdS is equals to CV dt। So this is dt by ds। dt by ds represents slope at constant volume। This is equals to T by CV। ये एक चीज आपके पास आ गई, ठीक। दूसरी चीज इससे निकाल लो कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब TdS इज इक्वल्स टू CP dt। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी कि dt बाय ds एट कांस्टेंट प्रेशर इज T बाय CP। दूसरी चीज यहां से आ गई। अब हमको पता है कि Cp इज ग्रेटर देन CV। आइडियल गैस के लिए Cp इज ग्रेटर देन CV, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो अगर Cp बड़ा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम
लाइन की स्लोप ज्यादा होगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन से, राइट, बिकॉज सीपी बड़ा है तो ये स्लोप कम आएगी, ये स्लोप ज्यादा आएगी, मोर देन दैट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल, ठीक है ना। कभी भी स्लोप वगैरह की बात करें ना, इन इक्वेशन पे ध्यान दिया करो, इन इक्वेशंस पे जाया करो बिल्कुल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है बाद में। ये तो फेवरेट क्वेश्चन। हाँ तो रूथ वाला लगाओ और क्या। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप इज दिस, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम विल बी ऑन द वर्ज स्टेबिलिटी। रूथ अरे बनाओ फटाफट, ये सवाल भी आपको मिल जाएगा बाद में, गिरते पड़ते आ ही जाता है। सो पहला टर्म 0.25, 5.6, दूसरा 0.8, 1 प्लस 0.35 के, ये हो गए। B1 को क्या करना है, B1 निकाल के उसको 0 सब्स्टिट्यूट करना है, यही है वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी वाला केस। क्या होगा, 0.8 इंटू 5.6 माइनस 0.25, 1 प्लस 0.35 के डिवाइडेड बाय 0.8, इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू विल बी 48.34। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन जरा एक बार करना, संभल के करना, ठीक ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत मत कर आना, है ना, दुखी हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। और भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, क्योंकि आंसर शीट वगैरह तो आती नहीं है, आपको तो लगेगा सही है, फिर एकदम से स्कोर पता चलेगा अरे इतने कम कैसे हो गए, वो बात। चलो फटाफट करो ये।
क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी हो जा रही है भाई। HETP का क्या फॉर्मूला है? HTOG, ध्यान रखो ये सब फॉर्मूले में, ln A अपॉन हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। HTOG कितना है? 1.5। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बता दो। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.693। कितनी आ रही वैल्यू ये HETP की? 3 टाइम्स 0.693, 2.08। ठीक, 2.089। ठीक है, 2.1 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, चलो। सो दिस इज योर टुडेज क्लास। ये फॉर्मूले वगैरह ना सब ध्यान रखो बिल्कुल। ये सब चीज़ें गेट में नहीं पूछी जाएंगी कभी, लेकिन बाहर में पूछ सकता है। वहाँ कंप्लेन नहीं करोगे ये तो कहाँ, ये पढ़ा ही नहीं है हमने। ठीक है ना, तो मैं सारी बाउंड्री, थोड़ी सी गेट की बाउंड्री थोड़ी सी एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखो, इसलिए मैंने आपको बोला बाहर की अलग कॉपी बनाओ, क्योंकि गेट से हट के चीज़ें मिलेंगी थोड़ी सी, है ना। थोड़ी सी बाउंड्री अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, चलिए। वो एक क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट, वो और देख लेता हूँ मैं। कहाँ है वो सवाल? ये है। इसमें क्या कह रहे थे? ठीक तो है यार, आर्यन का सवाल था ना शायद। ठीक तो है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि आप जब ये नीचे जाते हैं ना तो x की वैल्यू कम होती जाती है, और ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। y में एक ही क्वांटिटी बढ़ती है, और नीचे जाते हो तो एक ही क्वांटिटी डिक्रीज होती है ना। सही है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट सेशन रहेगा सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे। और एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह भी देखो, टेंटेटिवली कब है एग्ज़ाम? 7 से 13 के बीच लिखा है ना। तो जैसे ही अभी स्लॉट बुकिंग वगैरह शुरू नहीं हुई है ना, तो एक बार चेक करता हूँ मैं क्या उन्होंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए। अच्छा, अभी स्लॉट बुकिंग अनाउंस नहीं हुई है ना, स्लॉट बुकिंग अनाउंस नहीं हुई है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये बाहर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाली साइट है ना, इसको इनकॉग्निटो में खोला करो। कभी कभी क्या है, ये कुकीज़ वगैरह सेव करता है ना, तो ये अपडेट नहीं होती है। इनकॉग्निटो में चेक किया करो हमेशा, कुकीज़ सेव करके रखता है नहीं तो। इम्पॉर्टेंट डेट्स एक बार चेक करते हैं। स्लॉट बुकिंग चालू होनी थी भाई, स्लॉट बुकिंग की डेट भी बढ़ गई है। स्लॉट बुकिंग इनकी चालू होनी थी 4 से 18 मार्च के बीच, तो आज 6 तारीख है, जल्दी हो जाएगी। तो जैसे ही स्लॉट बुक करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही स्लॉट बुक हो जाएगा आप मेरे को बताइएगा, फिर उस हिसाब से ना थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि यार पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट बढ़ गई तो बीच में सेशन ब्रेक होगा तो सही नहीं लगेगा। जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी, क्वेश्चंस बढ़ा दिया करेंगे। दूसरी चीज़, फॉर्मूला वाली सीरीज़ ले आएंगे कि फॉर्मूले का भी रिवीजन करा दें फटाफट। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सैटरडे संडे, है ना। एंजॉय करो और क्या जब तक। थैंक यू गाइस।